हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रमा पांडे इन फ्रंट ऑफ यू। और हमारे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंसेस। जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं उसमें हम कलर कोडिंग कैसे सीखते हैं, इस टॉपिक में उसके बारे में बताया जाता है। आपने कई सारे रेजिस्टेंसेस देखे होंगे जो बहुत हाई वैल्यू के रेजिस्टेंसेस होते हैं, वही कार्बन रेजिस्टेंसेस कहलाते हैं क्योंकि वो कार्बन के बने होते हैं। कार्बन फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। इसके बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जिस तरह से सिलिकॉन और जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टिन के बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर भी क्योंकि ये सभी फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, फिर भी इनकी जो नेचर होती है वो अलग अलग होती है। टिन को हम कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जो कार्बन है वो कुचालक होता है। कुचालक इसलिए होता है, ये इंसुलेटर इसलिए होता है कार्बन, क्योंकि इसके जो वैलेंसी बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है। ऊर्जा अंतराल ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। और क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते हैं, इसीलिए कोई करंट भी फ्लो नहीं होती ही और धारा प्रवाहित ना होने की वजह से हम इन्हें क्या कह देते हैं, कुचालक कह देते हैं, इंसुलेटर्स कह देते हैं। तो कार्बन क्या है, एक कुचालक है, इंसुलेटर है। और जो बहुत हाई वैल्यू के रेजिस्टेंसेस होते हैं, प्रतिरोध का काम भी क्या होता है, धारा के प्रवाह का विरोध करना या उसको रोकना। तो जो बहुत हाई रेजिस्टेंसेस होते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उन्हीं प्रतिरोधों को किससे बनाया जाता है, कार्बन से बनाया जाता है। इसमें 4 बैंड्स होते हैं। ये एक रेजिस्टेंस शो किया है यहाँ पर। इसमें 4 बैंड्स होते हैं, ये 1, 2, 3 एंड 4। जो 4 बैंड होते हैं उसमें पहले जो 3 बैंड होते हैं ABC से, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, पहले जो 3 बैंड हैं वो वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए दिए रहते हैं। और जो लास्ट एक बैंड है जिसको D से रिप्रेजेंट किया है, ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। क्या प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध की सहनशीलता को प्रदर्शित करता है। अगर हमें प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें पहले 3 ये जो बैंड्स हैं उनको कैलकुलेट करना होगा और फिर साथ ही उसकी टॉलरेंस, उसकी सहनशीलता देखनी होगी, तब हम ओवरऑल प्रतिरोध के बारे में बता सकते हैं। जो पहले 2 बैंड्स होते हैं A और B, वो क्या करते हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट के रूप में लिखते हैं। सिग्निफिकेंट सार्थक अंकों के रूप में लिखते हैं। पहले 2 बैंड A और B को क्रमशः इसी क्रम में लिखते हैं सार्थक अंकों के रूप में। सार्थक अंक आपको सेमेस्टर फर्स्ट के चैप्टर्स में बताए गए थे। और जो तीसरा बैंड है वो 10 की पावर में लिखा जाता है। जो C बैंड है वो 10 की पावर में लिखा जाता है। और जो D है वो टॉलरेंस होती है, परसेंटेज के रूप में लिखा जाता है कि इसकी सहनशीलता कितनी है, प्रतिरोध की टॉलरेंस कितनी है। तो इसी तरह से जब हम इसको अरेंज कर लेते हैं तब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। ये फॉर्मूला दिया रहता है। जैसा कि आपको बताया 4 बैंड होते हैं, जिसमें पहले 3 बैंड है वैल्यू के लिए और लास्ट बैंड किसके लिए है, टॉलरेंस, सहनशीलता के लिए। तो पहले जो 2 बैंड हैं उसकी वैल्यू हम अंकों के रूप में लिख लेते हैं। जो भी कलर दिया है उसका अंक भी दिया रहता है। मैं टेबल अभी बता दूंगी। तो जो कलर दिया जाएगा उसका अंक लिख लेंगे, जो पहले दिया जाएगा उसको पहले लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर A से रिप्रेजेंट किया है उसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट बैंड होगा उसका अंक उसके बाद में लिख लेंगे, रिस्पेक्टिवली लिखेंगे, क्रमशः लिखेंगे। और उसके बाद जो तीसरा बैंड है उसको 10 की पावर में लिख लेते हैं। 10 टू द पावर C लिखा हुआ है। तो जो तीसरा बैंड है, जिस कलर का बैंड है उस कलर का मान यहाँ 10 की पावर में लिख देंगे। और प्लस माइनस D, जो टॉलरेंस है, तो सहनशीलता है, वो या तो गोल्डन होती है
या सिल्वर होती है या कभी कभी कोई कलर नहीं होता, उसी हिसाब से उनकी परसेंटेज दी जाती है। अगर वो गोल्डन है, जो लास्ट बैंड है डी जो बैंड है, अगर वो गोल्डन है, सुनहरा है, तो उसकी जो टॉलरेंस होती है वो 5% मानी जाती है, 5% होती है उसकी सहनशीलता। और अगर वो सिल्वर है तो उसकी सहनशीलता टॉलरेंस होती है 10%। और अगर कोई कलर नहीं है तो उसकी सहनशीलता टॉलरेंस होती है 20%। इन्हीं 3 में से एक कलर दिया जाता है टॉलरेंस के लिए, डी बैंड के लिए। ये 3 कलर्स ही दिए जाते हैं, या तो गोल्डन होगा या सिल्वर होगा या कोई कलर नहीं होगा। तो डी का मान फिक्स ही रहता है। अगर गोल्डन है तो 5%, अगर सिल्वर है तो 10%, और अगर कोई कलर नहीं है तो 20%। तो इस तरह से सभी की वैल्यू जब हम इस फॉर्मूला में लिख लेते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की। जो कार्बन रेजिस्टेंस है उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, जो प्रतिरोध होता है, जो कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत हाई रेजिस्टेंस होते हैं। प्रतिरोध कार्बन के बने होते हैं, इसलिए उनकी वैल्यू भी निकाली जाती है। और वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, हमें इसमें देखने होते हैं 4 बैंड बने होते हैं। हर रेजिस्टेंस में कितने बैंड्स बने होते हैं, 4 बैंड बने होते हैं, ए बी सी और डी। जो पहले 3 बैंड होते हैं ए बी सी, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होते हैं। और जो चौथा बैंड होता है डी, वो होता है सहनशीलता ज्ञात करने के लिए, टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है ये। पहले जो बैंड हैं उनको हम इस तरह से लिख लेते हैं। पहले जो ए बैंड है, सबसे पहला फर्स्ट बैंड है, उसका अंक जिस कलर का भी है उसका अंक यहाँ लिख लेंगे। जो दूसरा बैंड है बी, उसका अंक दूसरे नंबर पर लिख लेंगे। दोनों को किस रूप में लिखते हैं हम, सार्थक अंकों के रूप में लिखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखते हैं। और जो तीसरा बैंड है उसको 10 की पावर में लिख लेते हैं। और फिर जो टॉलरेंस है उसको यहाँ लिखकर हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी रेजिस्टेंस में जो कलर दिए रहते हैं, जैसे कि हमने ये रेजिस्टेंस लिया और आपको बताया कि इसमें 4 तरह के कलर होते हैं जिनको हम 4 बैंड कह देते हैं। तो जो कलर्स दिए रहते हैं उनके ही अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रहती है। अगर यहाँ पर ब्लैक दिया है तो उसकी वैल्यू होती है 0 और सिंबल होता है बी। ब्राउन दिया है तो वैल्यू होती है 1, सिंबल है बी। रेड के लिए सिंबल है आर, वैल्यू है 2। ऑरेंज के लिए सिंबल है ओ और वैल्यू है 3। येलो के लिए सिंबल है वाई और वैल्यू है 4। ग्रीन के लिए सिंबल है जी एंड वैल्यू इज 5। ब्लू के लिए अगेन सिंबल है इज बी और वैल्यू है 6। वायलेट के लिए, बैगनी के लिए जो सिंबल है वो है वी और वैल्यू है 7। ग्रे के लिए सिंबल है जी, वैल्यू है 8 एंड व्हाइट इज डब्ल्यू एंड वैल्यू इज 9। इस तरह से हमें सभी की वैल्यूज दी रहती हैं। जो पहले 3 कलर्स दिए रहते हैं, जो पहले 3 बैंड्स दिए रहते हैं, जो वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिरोध की, उसके जगह हम ये वैल्यूज रख देते हैं। किस तरह रखते हैं आपको फॉर्मूला द्वारा बताया गया था। और जो लास्ट बैंड है, जो टॉलरेंस है, जो सहनशीलता है प्रतिरोध की, उसकी वैल्यू इस तरह से दी रहती है। अगर गोल्ड है, गोल्ड कलर है, गोल्डन है, तो उसकी वैल्यू होती है, टॉलरेंस होती है उसकी ±5%। अगर सिल्वर है तो उसकी सहनशीलता होती है ±10%। और अगर कोई कलर नहीं है तो उसकी टॉलरेंस होती है ±20%। तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू। ये हमने एक रेजिस्टेंस लिया है और इसमें दिया है जो पहला कलर है वो रेड है, दूसरा बैंड है वो रेड है, तीसरा बैंड है वो ब्लैक है और जो लास्ट बैंड है वो गोल्ड है, गोल्डन कलर का है। तो आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू रख देनी है। पहला ए है, ए बैंड कौन सा है, रेड कलर का। और रेड कलर की डिजिट, जैसा कि आपको बताया गया था, इसे आपको अंकों में डिजिट्स में लिखना होगा, क्रमशः लिखना होगा। जो बैंड पहले दिया है उसकी वैल्यू पहले लिखनी है। तो पहला बैंड कौन सा है, ए बैंड है रेड कलर का और रेड कलर की वैल्यू कितनी होगी, 2। यहाँ ए की जगह हमने क्या रख दिया, 2। दूसरा बैंड बी है, रेड कलर का, अगेन रेड कलर का है, फिर से रेड कलर, बी की जगह हम क्या रख देंगे, 2।
ये हमने अंकों के रूप में लिख दिया, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के फॉर्म में लिख दिया है। और जो तीसरा बैंड है सी, वो है ब्लैक कलर का, और इसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। 10 की पावर में क्या लिखेंगे, ब्लैक कलर का है ये, तो ब्लैक कलर के लिए वैल्यू कितनी होती है 0, तो 10 की पावर में हमने कितना लिख दिया है 0, प्लस माइनस जो लास्ट है वो गोल्डन है, और गोल्डन के लिए जो टॉलरेंस है, क्योंकि आपको बताया गया जो लास्ट कलर है वो टॉलरेंस शो करता है, लास्ट बैंड, उसके लिए वैल्यू कितनी है 5%। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 10 टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस इंटू प्लस माइनस 5%। अब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू किसकी आ जाती है, प्रतिरोध की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से हमें कोई भी प्रतिरोध दिया गया हो, उसके जो पहले 3 बैंड हैं ये क्या शो करते हैं, वैल्यू शो करते हैं, और जो लास्ट बैंड है ये जो गोल्डन कलर का है ये क्या शो करता है, टॉलरेंस शो करता है, सहनशीलता को शो करता है। तो आप इस तरह से भी वैल्यू लिख सकते हैं। आप कलर्स देखिए कौन कौन सा कलर दिया है, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू रख दीजिए इस फॉर्मूला में, तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल क्या होता है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं। केमिकल यूज करने की वजह से इसमें कौन सी एनर्जी रहती है, केमिकल एनर्जी रहती है, और उस एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, विद्युत सेल कह देते हैं। इसके जो 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, किसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए करते हैं। उसी अरेंजमेंट को हम क्या कह देते हैं, विद्युत सेल। और नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। किसी सेल का विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल क्या होता है किसी सेल का, जैसे कि आपको पता है जो छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, डीसी सर्किट्स होते हैं, दिष्ट धारा परिपथ, डायरेक्ट करंट सर्किट्स होते हैं, उसको हम चार्ज देते हैं या उसको करंट देते हैं। किसके द्वारा देते हैं, या तो किसी सेल के द्वारा देते हैं या किसी बैटरी के द्वारा देते हैं। चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने का मतलब होता है कि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो जो एनर्जी दी जाती है किसी सर्किट को, जो एनर्जी दी जाती है किसी सेल के द्वारा, जब उसमें हम एक सेल लगा देते हैं, एक सर्किट में किसी सेल को लगा दिया और उसको उससे एनर्जी मिलती है, जिससे उसमें चार्ज फ्लो होता है, जिससे उसमें करंट फ्लो होती है, उसी एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैद्युत वाहक बल क्या है, जो सेल द्वारा परिपथ को ऊर्जा दी जाती है या परिपथ में आवेश प्रवाहित कराया जाता है, उसी ऊर्जा को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत वाहक बल। जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये तब कहलाती है, ये एनर्जी तब की बात हो रही जब सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है। जो सर्किट है वो कैसा है, ओपन है, मतलब उसमें से धारा नहीं ली जा रही है, उसको यूज नहीं किया जा रहा है, बस उसको चार्ज कर दिया गया है। जब जरूरत पड़ेगी तब हम उसको यूज करेंगे, उसमें से धारा को, करंट को ड्रॉन करेंगे। तो जिस समय वो सर्किट ओपन होता है उस समय आवेश प्रवाहित कराने के लिए, उस सर्किट में चार्ज फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी दी जाती है किसी सेल के द्वारा, उसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल। या फिर जो 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेल के, जो 2 टर्मिनल होते हैं सेल के, उसके सिरों पर अलग अलग वैद्युत विभव होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सेल है उसके सिरों पर अलग अलग होता है। तो अलग अलग होने की वजह से उसमें अंतर होता है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। और जितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी सेल पर, उसको ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो अधिकतम विभवांतर होता है
किसी सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच, उसी को हम क्या कह देते हैं, वैद्युत वाहक बल। इसीलिए जो विभव होता है V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो किसके बराबर हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के E के बराबर हो जाता है। EMF को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने लास्ट चैप्टर में V के लिए फॉर्मूला पढ़ा था। V जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव बराबर होता है W/Q। क्योंकि E बराबर V के है, इसीलिए E किसके बराबर हो जाएगा, W/Q के। वही सेम इसके यूनिट हो जाएगी, या तो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। नेक्स्ट क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जैसा कि आपको पता है कि सेल के दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसी को हम दो टर्मिनल्स बोलते हैं। और दोनों टर्मिनल्स पर जो विभव है, जो पोटेंशियल है, वो अलग अलग होता है। और उनके बीच में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल, उसी को हम क्या कह देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल विभवांतर किसी सेल का क्या होता है, जब कोई सेल जिसके दो टर्मिनल्स हैं, उनके विभवों के बीच में अंतर होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।